हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़। हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को डील करेंगे। ओके, तो आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो इंडियन पॉलिटी है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ये वाला जो लेक्चर आप देख रहे हैं। यूँ तो मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है, उसके लिए ये वाली लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर भी यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत जो है, जो यूपीएससी का पॉलिटी के लिए बाइबल होता है, उसको यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्मीकांत। ओके, उसके बाद अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि हम ना के सिर्फ प्रोविजंस देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा हर एक चीज़ को। उसके बाद एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीपीयू जो है ये इस वक्त अभी इसकी वैकेंसीज निकली है, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो लगभग अक्टूबर में होने वाला है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ओके, देन एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल होगा, ये सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, उसके बाद बाकी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जेकेएसएसबी या कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ओके, देन अगर हम इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिटी को हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी ताकि मेंस वगैरह लिखना हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा समझ आ जाए इन चीज़ों के बारे में। ओके, तो देखो हर एक चीज़ को अगर आप आर्टिकल से रटेंगे पॉलिटी को, तो ये रटने की चीज़ नहीं है, ये थोड़ा समझने की चीज़ है, ना कि ये सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट को समझना होता है। तभी वो लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं जो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आपको मुझ पे भरोसा रखना है। वीडियो को अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, आखिर ये क्या भला है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे वो बना, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर टाइम मिला हम सैलिएंट फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन पे सिर्फ डील करेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, आप खुद देखेंगे आगे वीडियोस में किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ, सिंपल तरीके से बताऊँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक कानून होता है। एक कानून को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है ना, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये एक ज़मीन यानी एक नेशन जो है उसका एक कानून होता है, सिंपल, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लॉ ऑफ द लैंड को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब जनरली अगर हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट टाइम में देखें या एंशिएंट या मिडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, एंशिएंट या मिडाइवल इंडिया की अगर हम बात करें, तो इस वक्त क्या होता था, यहाँ पे जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था वो होली बुक्स होती थी। ठीक है, होली बुक्स जो होती थी वो क्या होता था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता था, यानी उनका लॉ ऑफ लैंड होता था। जो भी फैसले, जो भी कानून बनते थे वो इसके बेस पे बनते थे। जैसे अगर किसी जगह पे इस वक्त इस्लामिक हुकूमत है, ठीक है, तो वो जो इस्लामिक हुकूमत है वो क्या करेगी, वो अपना जो उनकी जो शरीयत है, ठीक है ना, वो उसको क्या करेंगे, शरीयत को एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बाकी जो क्रिश्चियंस हैं वगैरह, कुछ भी हिंदू हैं, जो भी रिलीजन का राजा होता था वो अपना, मतलब यूँ समझो कि रिलीजन जो था वो कोड ऑफ कंडक्ट होता था। ठीक है, तो लेकिन मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें चेंज हो गई। आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो गया, जब दुनिया आगे बढ़ी, पता चला कि देखो पहले क्या होता था, एक कंट्री में एक ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन बाद में जब माइग्रेशन होने लगी,
एक कंट्री में या एक राजा के अंडर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहने लगे, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि ऐसा कानून बनाते हैं जो सबके लिए सेम हो, ठीक है, थोड़ा बहुत सबके लिए सेम हो, अगर ज़्यादा ना हो। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ लैंड होते हैं, कोई भी लॉ, एनी लॉ या कस्टम have to be validated from कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी लॉ है, कोई भी कस्टम है, उसको अगर वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके मुताबिक वो बना है, उसके हिसाब से अगर वो बना है, तो वो एक वैलिड लॉ करार दिया जाएगा, नहीं तो उसको क्या होगा, वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ ऑफ लैंड होता है, कोई भी लॉ कस्टम हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वैलिड होना ज़रूरी है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ये एक सुप्रीम लॉ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सुप्रीम लॉ है, यानी सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ है या कानून, कुछ भी बोल दो। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने पावर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने पावर जो होता है डायरेक्टली कहाँ से लेता है, डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, ठीक है, कहाँ से लेता है, लोगों से। जैसे हमारा प्रीएम्बल में कहा गया है, अगर हम इंडियन प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में ये कहा गया है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो सोर्स ऑफ पावर है, जो सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी लोग जो हैं, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया क्या था, लॉ ऑफ लैंड था, डायरेक्टली पावर जो है वो कहाँ से लेता है, लोगों से, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें तो यहाँ पे जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप नोट साथ साथ में बनाते चलना, ताकि क्या हो, आपको बाद में रिवीजन के लिए ये अच्छा, मतलब रिवीजन के लिए आसानी हो जाए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एक कोडिफाइड, ये क्या है, ये कोडिफाइड बुक होती है। यानी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या एग्जांपल जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कोडिफाइड बुक होती है, उस बुक में हर एक लॉ लिखा होता है। कोई भी नया एक्ट आता है, कोई भी नई बिल आती है, उसको उस लॉ के साथ क्या करना पड़ता है, वैलिडेट, चेक करना पड़ता है कि क्या ये लॉ जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अथॉरिटी दे रहा है। अगर दे रहा है तो उस लॉ को एक वैलिड लॉ माना जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 13 हम बाद में जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो मैं आपको सब चीज़ें वहाँ पे बताऊँगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें वहाँ पे जाने की, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग थक जाएंगे, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मुँह ज़बानी सबको याद है, ठीक है, मुँह ज़बानी लॉ रट लिए। अब कितने लोग इतने सारे लॉज को रटेंगे, तो ऐसा नहीं है। सिंपल यहाँ पे ये है कि इसकी कोई बुक नहीं होती, ठीक है, कोई कोडिफाइड फॉर्म में ये जो है वो नहीं होता, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट इन कोडिफाइड फॉर्म, कोडिफाइड फॉर्म, ठीक है ना। बाकी बल्कि क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी लॉ वगैरह है वो यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स में। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसकी एग्जांपल है किसकी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आपने देख लिया, रिटन होता है, अनरिटन होता है, ठीक। ये इसकी क्या थी, टाइप्स थी।
और हाँ, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में यानी CRPF का एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा था CRPF, या इसके बाद भी कुछ PSC का कुछ एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होता है या अनरिटन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आता है तो आप ये चीज़ याद रखना, ओके। तो हमने लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन वगैरह वो हमने पढ़ लिया। अब आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेकिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना, ठीक है ना। मेकिंग अगर हम देखेंगे वो कैसे बना, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले क्या होता था, यहाँ पे एक्ट होते थे बहुत सारे, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 होता था, देन 1919 था, देन उसके बाद 1935 वाला एक्ट था, ये इससे पहले भी एक्ट होते थे। तो उन एक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता था, इंडिया को गवर्न किया जाता था। लेकिन एक वक्त आता है, उसका नाम, उस वक्त का डेट जो है वो है 1934, जब फर्स्ट टाइम M.N. रॉय ने ये डिमांड रखी कि इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए। बाद 1935 में कांग्रेस ने भी डिमांड की, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके। देन अब ये मुझे लगता है आपने ये लिख लिया होगा, ओके। मैं इसको रफ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे छोटा लिखता हूँ तो शायद वो आपको पढ़ने में ना आए। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये वीडियो हम बाद में संभाल लेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा कितना लिखना होता है। तो देखो फिर आता है 1938, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुड बी फॉर्म्ड, है ना, एंड which will make the Indian constitution without outside इंटरफेरेंस, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना है, ठीक है। अब जब ये डिमांडें उठने लगी तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1940 में यहाँ पे लाया गया अगस्त ऑफर, ठीक है ना, ये लाया गया। अगस्त ऑफर फेल हुआ तो क्या आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त ऑफर फेल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने भी क्या बात की, सेसीड की बात की। देन उसके बाद आता है हमारे पास 1942 वाला क्रिप्स मिशन, इसको ये भी रिजेक्ट हो गया। इसने भी बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। देखो पहला जो अगस्त ऑफर था, इसने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन जो मेनली ऑफ इंडियन, ये चीज़ याद रखना, ये पॉइंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुड बी फाउंड मेनली, ये उन्होंने बोला था, क्या बोला था, मेनली इंडियंस होंगे उसमें, ठीक है, मेनली बोला था, यानी आउटसाइडर भी यहाँ पे होंगे। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जो 1942 में था, इन्होंने बोला कि सोलली इंडियन यानी सिर्फ इंडियन होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ साथ में क्या बोला कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स में स्टेट को रखेंगे, हिंदू स्टेट अलग, मतलब जो हिंदू होंगे वो अलग रहेंगे, मुस्लिम अलग होंगे, फिर अदर्स ऐसे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी है उस पर एक ब्लो है। तो इन्होंने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ओके। और 1940 में यहाँ पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी जो है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब इंडिया, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में ये चीज़ें सब मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके। तो अब ये सब लड़ाई वगैरह चलती रही, तो फिर आ जाता है 1946 को एक मिशन, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन।
ठीक है ना, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन लाने का मकसद ये था कि इंडिया, उस वक्त ब्रिटेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था एलाइज की तरफ से। वो ये बोल रहे थे कि आप इंडिया को भी शामिल करो हमारी जो वार है इसमें, ठीक। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट मिशन लाया गया। कैबिनेट मिशन ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसको फ्रेम किया गया, ठीक है ना, फ्रेम्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी, जाके कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बनाएगी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक। हो जाते हैं इलेक्शन, जब होते हैं यानी इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड थी या उसमें जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इतना चीज़ याद रखना, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है ना। ये इतना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा, काफ़ी बार देखा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ओके। अब इलेक्शन हो जाता है, में कांग्रेस जो है वो जीतती है 208 सीट्स, मुस्लिम लीग जो है वो जीतती है 73 सीट्स, इंडिपेंडेंट जो होते हैं, इनको आती हैं 15 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा टोटल सीट्स जो थी, ये इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपने मेंबर इतने, यानी कि इतने मेंबर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आ गए। और हाँ, एक चीज़ और, 93 सीट्स किसकी थी यहाँ पे, 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसके बाद जो इलेक्शन, जो प्रिंसली स्टेट वाले थे वो सिर्फ नॉमिनेटेड थे, ठीक है, नॉमिनेटेड थे। और हर एक एवरी 1 मिलियन के लिए एक कैंडिडेट था, ठीक है ना। एक कैंडिडेट जो था वो 1 मिलियन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था, ये चीज़ भी आप याद रखना। सीट जो थी वो जनरली डिवाइड थी किसमें, सिख, मुस्लिम और जनरल, ठीक है, क्योंकि जो एक्ट था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का वो यहाँ पे भी थोड़ा फॉलो किया गया था। तो अगर हम अब बात करते हैं थोड़ा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कैसे वर्क हुई, जो फर्स्ट मीटिंग थी इनकी, फर्स्ट मीटिंग कब होती है, ये होती है दिसंबर 9, 1946 को इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। दिसंबर 13 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 13 है शायद, 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अब ये कौन पास करता है, ये करता है जवाहर, मतलब एक्चुअली लाता कौन है असेंबली में, ये लाता है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, ये लाते हैं। इसका मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद क्या होता है कि ये एक आउटलाइन होती है। ये क्या है, ये एक आउटलाइन है, यानी यूँ समझिए ना कि अगर आपको मैं बताता हूँ कि एक बुक लिखनी है, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो आपको बुक लिखनी है इंडिया पे, और एक चीज़ याद रखना है, जब आप बुक लिखेंगे इंडिया पे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको रखनी है। ये रखना है कि इंडिया के साथ में समुद्र है, इंडिया में पहाड़ है, इंडिया में रेगिस्तान है, इंडिया में प्लेन एरिया है, इंडिया में अच्छी फसलें होती हैं, इंडिया के लोग इस तरीके से हैं। तो मैं आपको ये जनरल चीज़ें बता देता हूँ, जनरल चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या किया, आउटलाइन यहाँ पे चीज़ें बता दी। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अब हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल, ठीक है। जो हमारा प्रीएम्बल है वो इसी से हमने लिया है, यानी इसी के बेस पे हमने क्या बनाया, प्रीएम्बल बनाया। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मीटिंग ये हुई थी। इसके फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन था, देखो फर्स्ट मीटिंग में जो प्रेसिडेंट था ना वो था डॉक्टर सचिंदानंद, देखो SACHINDANAND, ठीक है, सचिंदानंद सिन्हा। ये फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, इतना याद रखना, ये एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल प्रेसिडेंट था, ठीक है ना, जो परमानेंट प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी, प्रसाद जी, ठीक है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है ना। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन था किसका, इसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, एक था एच.सी. मुखर्जी, मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचार्य, KRISHNA, कृष्णामाचार्य, MACHERIA। आई होप मैंने जो बोला है शायद ये आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा, MACHERIA, कृष्णामाचार्य। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आ रही हो कि नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। काफ़ी डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद ही मुझे लगता है कि फ्री की बात कर रहा हूँ, फ्री में इतने डिटेल में किसी ने पढ़ाया होगा यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना, नोट को साथ साथ में बनाते चले जाना, क्योंकि बार बार जो है नोट नहीं मिलते, ऐसे नोट नहीं मिलते। ये आपको मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सालों के बाद मैंने सीखा, वो मैं आपको यहाँ पे इतने शॉर्ट में डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियोस, इनको ध्यान में रखना। अब जब ये सब चीज़ें हो जाती है, इसके बाद बनती है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाएगा। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं भीमराव, यानी बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है ना, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी जो है ये प्रेसिडेंट थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये चीज़ याद रखना। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको टोटल टाइम कितना लगता है, इसको लगते हैं 2 साल। कॉन्स्टिट्यूशन कितना टाइम लगा है, 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 डेज में क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था इसमें 365 आर्टिकल्स थे बनने के टाइम पे, आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 क्या थे यहाँ पे, पार्ट्स थे, ठीक है। यहाँ पे 22 पार्ट्स थे, नहीं 365 नहीं, सॉरी 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। 395 आर्टिकल्स, 88 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या रह जाता है यहाँ पे, हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, क्या डेट थी, देखो 2 डेट्स हैं, ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे। पहला, मैं इसको रफ करता हूँ जल्दी, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट कब किया गया, एक है अडॉप्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक है कमांसमेंट, COMMENT, कमांसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अडॉप्शन जो थी वो थी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन तैयार हो गया था, ठीक है ना, तैयार हो गया था इस दिन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रेडी था, ठीक है, रेडी टू गो। अब लागू कब हुआ, ठीक है, इम्प्लीमेंट कब हुआ, कमांसमेंट कह सकते हो या इसको इम्प्लीमेंट कह सकते हो, इम्प्लीमेंट कह सकते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंट कब हुआ, अब सबको पता है 26 जनवरी 1950। अब इस वक्त क्यों नहीं अडॉप्ट हुआ, यानी इस वक्त क्यों नहीं, अब जब बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो जल्दी जल्दी लागू क्यों नहीं किया। देखो आपने एक सुना होगा, रिवर रावी के बाद लाहौर सेशन में एक बात की गई थी, लाहौर सेशन कब हुआ था, 1929 में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था। इन्होंने ये बोला था कि हम 26 जैन जो है उसको अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। जब रिवर रावी के पास इन्होंने क्या किया, झंडा लहराया था, तो 26 जो जनवरी था वो इस वक्त इन्होंने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंस डे अपना डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी मिली तो वो मिली कब, 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त से और जनवरी 26 में कितना लंबा गैप है, तो इन्होंने सोचा चलो 15 अगस्त हम मनाते हैं आज़ादी का दिन, और जो हमारा रिपब्लिक डे है उसको हम मनाते हैं कब, 26 जन 1950 को, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था 26 जन 1950 का होने का, ये डेट क्यों हमारा रिपब्लिक डे पे मनाया जाता है।
तो मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज़ को कवर किया, कोई चीज़ रह जाती है मैं फिर बता रहा हूँ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट मान लो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, या हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मान सकते हो आप, छोड़ो सेलिएंट को, इम्पॉर्टेंट फीचर हम मान देते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ FEATURE फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। पहला है इसका लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों है, आखिर इसका क्या मकसद है, ठीक है, क्यों लंबा है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहला ये है कि वास्टनेस ऑफ द कंट्री, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर हम देते हैं, इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो है, क्योंकि कंट्री जो है इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया एज ए कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी कंट्री है, और इस बड़ी कंट्री में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइबल्स लोग हैं हमारे पास, यहाँ पे अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग है, तो कल्चर अलग है, ट्राइब्स हैं, मतलब इस तरीके से क्या है, हर एक चीज़ को अलग अलग यहाँ पे क्या किया, नज़र रख के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हिस्टोरिकल फैक्टर अगर हम देखें, हिस्टोरिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो एक्ट ऑफ 1935 था उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ली गई थी, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया के एक किस्म का, तो उससे ये चीज़ें ली गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम देखें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडिया के लिए यहाँ पे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी, ठीक है। यूएस की अगर हम बात करें वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस की अगर हम बात करें स्टेट के लिए अलग है, सेंटर के लिए अलग है, तो इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक इसका फैक्टर है। नंबर 2 अगर हम देखें, ड्रावन फ्रॉम मैनी सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया। आपको पता है 12वीं फीचर हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ से लिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिंपल में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी ज़रूरी है, जो आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है, जिस पे क्वेश्चन बनता है वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अगर हम फिलोसफिकल पार्ट की बात करें, फिलोसफिकल पार्ट यानी DPSP फंडामेंटल राइट वगैरह वगैरह, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है USA एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाला जो पार्ट है फिलोसफिकल पार्ट यहाँ पे लिया गया है। पॉलिटिकल जो पार्ट है, इसका पॉलिटिकल जो पार्ट है वो लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे हो जाता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वगैरह है, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद यहाँ पे आता है, थर्ड आता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल पार्ट, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल जो पार्ट है वो लिया गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे लगभग 250 प्रोविजंस, ठीक है ना, 250 प्रोविजंस जो है वो यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। कितने, 250 प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। ये चीज़ें याद रखना, कितने प्रोविजंस कभी आ सकता है, कितने प्रोविजंस लिए हैं, 250 प्रोविजंस, ठीक है। फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से आता है, पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया, स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया, ऑल क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड की अगर हम बात करें, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी यानी बहुत सख्त है, फ्लेक्सिबल यानी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, जनरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया जो है एक फेडरल है, ठीक है ना, एक फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, लेकिन फेडरल है।
यूएस भी फेडरल है। अब फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसका यहाँ पे एक फीचर है, वो ये है कि वो रिजिड बहुत होती है। अगर कोई एक्ट पास करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है वो एक्ट को पास करना। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के केस में थोड़ा डिफरेंट है। वो किस लिए, इंडिया में कुछ एक्ट ऐसे होते हैं या कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको हम अमेंड कर सकते हैं या पास कर सकते हैं बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी से, यानी सिंपल मेजॉरिटी मतलब यानी 50% प्रेसिडेंट वोटिंग। अगर हाउस में इस वक्त 100 लोकसभा के मेंबर हैं यहाँ पे 100, तो इनका 50% अगर उस पर वोट कर देता है तो ये पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम मानते हैं आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर जो अमेंडमेंट लाई जाती है उसके तहत, ठीक है, मैं बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं, आगे आगे हम ये सब देखेंगे। तो रिजिडिटी का मतलब ये है बहुत सख्त है। आर्टिकल 368 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको लानी है उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए आपको। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अमेंड करनी, कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है उनको चेंज करना। तो इसीलिए ये ब्लेंड है, यानी मिक्स है। ब्लेंड का क्या मतलब होता है, मिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। अब इस सब को हम रफ कर देते हैं ताकि और चीज़ें लिख सकें। देखो ये साथ साथ में लिखना, ये चीज़ें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 4 नंबर, वो ये था कि 4 नंबर क्या था, 4 नंबर ये था फेडरल जैसे मैंने अभी आपको बताया विद यूनिटरी बायस। देखो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है इस हिसाब से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो हम फॉलो करते हैं कौन सा, कनेडियन का, ठीक है ना। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो हम कौन सा फॉलो करते हैं, कनेडियन जो स्ट्रक्चर है वो हम फॉलो करते हैं। वहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे स्टेट और सेंटर जो है ये पावरफुल होते हैं, यानी अपनी जगह पे दोनों पावरफुल होते हैं। ये भी लॉ बना सकता है, ये भी लॉ बना सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो कुछ हिस्सों में फेडरल है, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है कुछ हिस्सों में यूनिटरी है, ठीक। तो जैसे वो 7 शेड्यूल है, हम जब शेड्यूल पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, आगे इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, 5th, फिर उसके कुछ अदर फीचर अगर हम देख लेते हैं जो आपको पता है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्युलर है इंडिया, ठीक है ना, सेक्युलर है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसके बाद यहाँ पे जुडिशरी जो है वो काफ़ी पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि ड्राइवर्स पावर फ्रॉम पीपल, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, यहाँ पे सोचो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे ये हमने ये देखा, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे DPSPs हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको समझना है तो ये सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे है आपके लिए, ओके। तो मुझे लगता है हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दी है। अब कुछ चीज़ रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरली फोकस करेंगे, एक तो मैं आपको बताऊँगा शेड्यूल्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ट्रिक बताऊँगा शेड्यूल की, उसके साथ साथ जो भी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू।